नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो। आज हम बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर की, जो कि बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो एग्ज़ाम लेवल के हैं, उनकी भाषा में हैं, यानी कि जो भाषा कैसी आ रही है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें। और आप आइकन बेल के बटन को भी दबाएं, जैसे ही मैं नए वीडियो डालूं आपके पास में तुरंत पहुंच जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज करेंगे हम मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि मोस्ट क्वेश्चन क्या क्या हैं, जो कि देखें एग्ज़ाम लेवल के तो ऊपर तो कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। तो आज बात करते हैं, पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग किस धातु की बनी होती है। यानी कि 3 फेज प्रेरण मोटर में है वो स्लिप रिंग किस धातु की बनी हुई होती है। तो स्लिप रिंग होती है वो होती है फास्फोर बोन्स की बनी होती है। और बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए, यानी कि निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि उनके बीच में ए और बी और प्रतिरोध के बीच में मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यानी कि इन दोनों के बीच का प्रतिरोध बताना है हमें, इनके दोनों के बीच का प्रतिरोध क्या है। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा, यानी कि प्रतिरोध का मान दे रखा है, ये भी आर ओम दे रखा है, ये भी आर ओम दे रखा है और ये भी आर ओम दे रखा है। और आपको देखने में ये भी लग रहा होगा कि ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अगर तीनों होते हैं तो उनका सीधा ही उत्तर आ जाएगा R3 आर ओम। यानी लेकिन 3 आर ओम तो आपने को ऑप्शन में भी कहीं नहीं दिया है। जैसे अब देखते हैं, यानी कि आप यहाँ उनके कनेक्शन देखिए किस प्रकार है कि एक कनेक्शन यहाँ से सीधा यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ से यहाँ पे हो रहा है। यानी कि देखिए, इसके ये समांतर में आ रहा है और उनके ये समांतर में जा रहा है। यानी कि तीनों आपस में क्या है, समांतर हो रहे हैं। तो तीनों समांतर हो गए हैं तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर तीनों समान मान के प्रतिरोध यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका सूत्र क्या होता है, R/N। यानी कि जितने प्रतिरोध हैं, जो मान है उनके n का भाग, यानी कि जितने प्रतिरोध है उनका भाग दे दीजिए। तो यानी कि प्रतिरोध का मान हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, R, और प्रतिरोध कितने हैं, 3, और समान मान की तरह तीनों आर ओम आर ओम आर ओम, तो R/3 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R/3 ओम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, R/3 ओम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो घुमा के दिए होते हैं, यानी कि इनके कनेक्शन देखिए, आप यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे रखा है, उनका यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे रखा है, यानी कि तीनों कनेक्शन उनके विपरीत कर दिए गए, तीनों के तीनों श्रेणी समांतर क्रम में हो गए। अब बात करते हैं डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है। यानी डीसी सप्लाई की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि आवृत्ति का प्रतीक हर्ट्ज होता है, एक होता है सर्किल बाय प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगाती है। तो डीसी की परिभाषा तो आपको पता ही है, डीसी सीधी धारा लाइन में बहती है, यानी कि उसका समय के साथ उनका दिशा में परिवर्तन नहीं होता। और एसी होती है, उनका क्या है, समय के साथ उनकी दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है, यानी कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो क्या होता है, ये 1 सेकंड में यानी कि 50 बार होती है, तो इनकी क्या होगी, 50 सेकंड प्रति सर्कल होगी, यानी कि उसकी आवृत्ति क्या होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो इसी प्रकार डीसी में तो हमारे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, डीसी की आवृत्ति हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि डीसी की आवृत्ति क्या होगी, हमेशा 0 वोल्टेज 0 हर्ट्ज रहती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। यानी कि इसमें आपको 7 प्रतिरोध दिए हुए हैं टोटल और आपको तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए, उसने 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये 4.5 ओम। तो दोस्तों देखिए इसमें कि यहाँ से उसने कनेक्शन किया और यहाँ तक किया और यहाँ तक किया, यानी कि ये आमने सामने 3 और 3 हैं और ये 3 और 3, ये और ये 3 और 3, दोनों क्या है, समांतर क्रम में है उसमें। तो पहले आप इसको करिए कि ये 2 हैं, उनको दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। मैंने 6 प्रतिरोध, उनका 3 प्रतिरोध बना लीजिए। तो ऊपर वाला भी 3 ओम है, नीचे वाला भी 3 ओम है। तो समांतर परिपथ होता है तो उसमें क्या होता है कि समान मान के प्रतिरोध हैं तो उनकी संख्या का भाग दे दीजिए।
यानी कि ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, तो 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 ओम आ गया। तो इसी प्रकार इनका भी 1.5 हो गया, इनका भी 1.5 हो गया और इनका भी 1.5 हो गया। यानी कि ये अब उनका आप देखोगे कि डायग्राम किस प्रकार बना, यानी कि यहाँ पे उसने 3 ओम आ गया और यहाँ पे 3 ओम है, तो उन दोनों का क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध 1.5 ओम हो गया। तो उनका बन जाएगा इस प्रकार। और अब उनका इस प्रकार ये परिपथ बन गया। ये भी 1.5 आ गया, ये भी 1.5 आ गया और ये भी 1.5 आ गया, और ये यहाँ पे कितना दे रखा है 4.5। तो अब आप देखिए उसने यहाँ से कनेक्शन कर रखे हैं, तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि ये इन तीनों के समांतर में, इन तीनों के समांतर में ये 4.5 है, वो क्या है, इन तीनों के समांतर में है। ये तीनों क्या है, एक लाइन में आ गए। अब ये तीनों क्या हो गए, श्रेणी में हो गए। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए आप, 3 हैं, 1.5 1.5 1.5, तो उन तीनों को 1.5 को जोड़ोगे तो आप उनका टोटल योग कितना हो गया, इनका योग भी हो गया 4.5। अब इनका और परिपथ बनेगा एक, ये इस प्रकार बनेगा, देखिए ये और ये, यानी कि अब एक प्रतिरोध यहाँ हो गया 4.5 का और एक यहाँ पर हो गया 4.5 का। अब ये दोनों समांतर में आ गए, तो अब उनका आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। यानी कि दो मान है, समान मान है दोनों प्रतिरोधों के और समांतर क्रम में है। अगर समान मान के दो प्रतिरोध समांतर में है तो आप उनकी संख्या भाग लगा दी, यानी कि 2 प्रतिरोध हैं तो 4.5 बटे 2, यानी कि 4.5 में आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 2.25 ओम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें दे रखा है कि ओम का नियम दर्शाने वाला संबंध है। तो ओम का नियम कौन सा दर्शा रहा है, ये देखिए आप, ये ए में देखिए V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है, यानी कि ये ऑप्शन अपना सही है। अब देखिए आगे वाले ऑप्शन भी देखिए क्या सही है क्या गलत है। यानी कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर नहीं होता, I बराबर वी आर भी नहीं होता, आर बराबर वी आई भी नहीं होता। तो इनका ओम का नियम दर्शाने के लिए क्या होता है, V बराबर आई आर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आरसीसी के साथ वायरिंग करते समय अर्थ तार काम लेना चाहिए। यानी कि आरसीसी खंभों के साथ आप वायरिंग करते हैं वहाँ पर, तो कौन सा तार यूज में लेना चाहिए अर्थिंग के लिए। तो उसके लिए विद्युत रोधी कवच युक्त भी नहीं चाहिए, हरा पीवीसी कवच युक्त भी नहीं चाहिए, उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकते, तो उसमें अपने को चाहिए नंगा तार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वर्तमान में प्रचलित कम शक्ति प्रदीप्तन युक्ति है। यानी कि अभी अपने वर्तमान समय में प्रचलित कम शक्ति प्रदीपन युक्ति है तो लियोन लैंप भी नहीं है, यानी कि एलईडी है। तो अब क्या है, एलईडी अपने को क्या है, कम ऊर्जा खपत करती है और ये अपनी कम शक्ति प्रदीपन युक्ति है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सूचक मापी यंत्र में पॉइंटर में गति उत्पन्न करने वाला बल कहलाता है। यानी कि मापक उपयंत्र में पॉइंटर की गति उत्पन्न करने वाला बल कहलाता है। देखिए नियंत्रण बल, विकर्षण, विक्षेपण बल और अवमंदक बल। यानी पॉइंटर में गति उत्पन्न करने वाला, यानी गति उत्पन्न करने जो बल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि एक तो होता है विक्षेपण टॉर्क, और एक होता है नियंत्रक टॉर्क, एक होता है अवमंदक टॉर्क। यानी कि जब इसमें चल कुंडली, यानी कि इसमें चुंबकीय पदार्थ होता है, उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या है, एक उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके कारण उसमें क्या होगा, एक पॉइंटर लगा होता है, उस पॉइंटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो क्या गति करने लग जाएगा। तो ये होता है विक्षेपण टॉर्क। तो इनका आंसर आएगा विक्षेपण टॉर्क। और दूसरा होता है जो होता है नियंत्रक टॉर्क। नियंत्रक टॉर्क होता है वो क्या उस गति को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑटो टीएफ यानी ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा आउटपुट प्राप्त रिक्त स्थान के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा आउटपुट प्राप्त रिक्त स्थान के द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से प्राप्त होता है स्लाइडिंग ब्रूस और आउटपुट टर्मिनल और सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। यानी कि स्लाइडिंग ब्रूस, आउटपुट टर्मिनल और सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसे भी होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑटो ट्रांसफार्मर में रिक्त स्थान वाइंडिंग होती है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, ना 2 वाइंडिंग होती है, ना 3 वाइंडिंग होती है, ना
सभी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एकल वाइंडिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि स्टेटर में खांचों की संख्या तथा ध्रुवों की संख्या के अनुपात रिक्तस्थान को कहते हैं। यानी कि स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं पोल पिच। तो इनका सही आंसर आ जाएगा पोल पिच। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक होता है। यानी ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक वो क्या होता है, यानी कि पश्चगामी होता है, अग्रगामी होता है, या शून्य होता है, या लोड पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक वो हमेशा किस पर लोड निर्भर करेगा, वो हमेशा लोड के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि लोड कितना आ रहा है ट्रांसफार्मर पर, स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी कि इस प्रकार से लोड के ऊपर निर्भर करेगा। एक होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, क्या कहलाता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या है, आवर्ती, समय स्थिरांक, वोल्टेज या धारा, इनमें से यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, ये कहलाता है आवर्ती। यानी कि ए बराबर 1/T, यानी कि हमेशा आवर्तकाल होता है, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि 2.5 ओम व 10 ओम मान के प्रतिरोध को समांतर में योजित है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि योजित, इस प्रकार की भाषाएं आती है उनके पेपर में, देखिए। यानी कि 2.5 ओम और 10 ओम के मान का प्रतिरोध को समांतर में योजित है तो कुल प्रतिरोध होगा। यानी कि अब देखिए, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में हम सीधे क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, हमारा तुल्य प्रतिरोध आता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, यानी कि जब अपने पास दो प्रतिरोध हो तो उनका एक सूत्र होता है, यानी कि R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। यानी कि पहले ऊपर तो आप दोनों को गुणा कर दीजिए और नीचे आप दोनों को दो जोड़ दीजिए। तो यानी कि इसमें दे रखा है 2.5 ओम और 10 ओम, यानी कि 2.5 इंटू 10 बटे 2.5 प्लस 10, यानी कि ऊपर उसको गुणा कर दीजिए और नीचे जोड़ दीजिए। अब आप देखिए, ऊपर उसको गुणा कर रहे हैं, गुणा करोगे 2.5 को 10 से गुणा करोगे तो आपके आ जाएंगे 25, यानी कि 25, और नीचे आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। अब आपको ऊपर 25 नीचे 12.5 है, तो आप ऐसे करो, उसको नीचे का पॉइंट उठाते हो तो ऊपर क्या करोगे, 10 लगा दो, यानी कि एक अक्षर के बाद में पॉइंट है तो आप ऊपर 1 0 लगा दो। अब उनको काट दो, 25 को 125 से काट दो, 25 पंजो 125, और 5 और 10 को काटोगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि इसका आंसर आ रहा है आपका 2 ओम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की, बढ़िया क्वेश्चन है। यानी निम्न परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा, यानी कि इसमें कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आप सर्वप्रथम इसमें ये देखिए कि कौन सा श्रेणी में जुड़ा हुआ है, कौन सा समांतर में जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए 4 ओम ये है, 4 ओम ये है, ये दोनों क्या है, श्रेणी समांतर में जुड़े हुए आपस में, और ये इन दोनों के ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के समांतर में फिर ये 4 ओम जुड़ा हुआ है, और ये फिर एक अलग आगे श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो आप पहले इनका निकालिए, 4 ओम और 4 ओम, यानी कि उन दोनों का एक प्रतिरोध बना लीजिए। वहाँ पर एक प्रतिरोध आप बनाओगे तो यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम दोनों समांतर में है, तो समांतर में आपको एक याद रखना है कि समान मान के प्रतिरोध आप सीधा उनकी संख्या का भाग दे दीजिए। यानी कि 4 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का ऊपर वाला, 4 ओम का नीचे वाला है, तो 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 हो जाएगा ना, तो अब आप इसमें देखिए 2 इधर, इससे सीधा सीधा आप डायरेक्ट इस प्रकार बना दीजिए, यानी 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, ये इन दोनों को, ये दोनों क्या श्रेणी क्रम आ गए। अब इसको मत जोड़ लेना श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बिंदु अलग से निकल रहा है, तो इसलिए उनको आप एक बार नहीं जोड़ सकते। तो आप इसको क्या करोगे, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4, और उस नीचे इस 4 के नीचे ये 4 हुआ भी, इसके दोनों के क्या समांतर में है, तो उन 4 का भी आप इस प्रकार निकाला है, इस प्रकार उनका भी निकाल लीजिए, क्योंकि 4 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो उनमें क्या आ गया, 4/2, यानी कि समान मान के प्रतिरोध हैं और 2 हैं, तो 4/2 बराबर 2 ओम आ गए। अब आप देखिए, यानी कि 2 ओम आ गए, यानी कि 2 ओम आ गए, यानी कि 2 ओम ये हो गया अपना, और 4 ओम ये है, यानी कि 2 इसके आए थे, यानी 2 इसके आए थे और 2 इसके आए थे, यानी दोनों टोटल कितने हो गए, 4 ओम, और 4 ये नीचे वाला, ये दोनों समांतर में आ गया, तब उसको क्या करोगे, 4/2 बराबर 2 ओम, यानी कि समान मान के हैं तो 2 का भाग 2 ओम हो गई। अब उनका क्या होगा, एक सीधा परिपथ बन गया, एक ये और एक ये, यानी 2 इसका आया था और ये 2 ये है, तो अब उन दोनों को क्या श्रेणी में आ गए, श्रेणी में आ गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, 4 ओम, इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी परमाणु का सबसे हल्का गुण है।
परमाणु में सबसे हल्का होता है, यानी परमाणु का सबसे हल्का कण है ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कौन है, यानी कि उनमें सबसे हल्का कौन है। तो इसमें सबसे हल्का आएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों आएगा हल्का इलेक्ट्रॉन? देखिए इलेक्ट्रॉन का भार होता है अपना और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है और ये न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमेशा 1840 गुना हल्का होता है, यानी कि प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी कि परमाणु की कक्षा m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यानी कि परमाणु की कक्षा होती है K L M N, यानी कि K L M N कक्षा बोली जाती है। और कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर, यानी कि पहली कक्षा में देखते हैं, यानी पहली कक्षा हमारी K आती है तो K यानी n की जगह हम 1 रखेंगे, 2 × 1 की स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने 1 स्क्वायर 1 होता है और 2 को 1 से गुणा किया तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बात करते हैं L कक्षा की। L कक्षा की बात करते हैं तो L का मान हमारे पास 2 आ गया, यानी 2n स्क्वायर ये सूत्र हो गया, यानी 2 × 2 की स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 की स्क्वायर 2 कितना होता है 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी हमें पूछा है m का, तो m हमारा K L M तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि 3। तो 3 में देखेंगे 2n स्क्वायर ये अपना सूत्र है और 3 2 × n हमारा 3 आ गया, 3 की स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 की स्क्वायर 9 बराबर 18, यानी कि m कक्षा हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, तो इनका आंसर हो जाएगा 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, यानी कि लाइन इंसुलेटर निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। लाइन इंसुलेटर का निर्माण हेतु उनका पदार्थ कौन सा है, तो इनमें से आएगा पोर्सलिन मिट्टी, यानी चीनी मिट्टी, पोर्सलिन मिट्टी, ये ऑप्शन होते हैं लाइन इंसुलेटर के लिए। और ना ग्रेनाइट आएगा, ना एस्टेबोस्ट आएगा और ना माइक आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, 17-18 क्वेश्चन नंबर 19 कि एक सर्किट में R 4 ओम, XL 12 ओम, XC 9 ओम है, तो इसकी श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा Z ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो प्रतिबाधा निकालने का अपने पास एक सूत्र होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, यानी कि इसमें अपने पास XL बड़ा होता है तो XL माइनस XC कर देते हैं और XC बड़ा होता है तो XC माइनस XL कर देते हैं। अपने पास ये अपना सूत्र है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, यानी कि √R अपना कितना है 4 ओम, 4 स्क्वायर प्लस XL अपना कितना है 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी कि 4 की स्क्वायर 16 प्लस 12 में से 9 निकालेंगे कितने बच गए 3, यानी कि 3 की स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 3 की स्क्वायर अपने पास कितना होता है 9, और 16 और 9 कितने हो गए 25, यानी कि अब अपना मान आ गया Z बराबर √25। Z बराबर √25 का मान कितना होता है 5, तो इनमें अपने प्रतिबाधा का मान कितना आ जाएगा 5 ओम, यानी कि 5 ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी कि 20 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी तार की लंबाई 220 सेमी है और उनका व्यास है 7 mm और प्रतिरोध 2 ओम है, तो तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप कीजिए, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इनका क्या आंसर आ रहा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब भी आगे 2 दिनों बाद में, तो उस वीडियो में आपको मैं पहला सवाल आपको यही बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।